Good morning, friends. Hello, Myself, CA Vinod Pelwani. and I'm Ashok Burani CA. सो फ्रेंड्स, टैक्स ऑडिट का सीज़न आ गया है और टैक्स ऑडिट के लिए आप हमको जो डेटा भेजेंगे, उन डाटा को रिव्यू करके हम बहुत सारी क्वेरीज निकालते हैं और वो क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए आपको कई बार फिर से डेटा पे काम करना पड़ता है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया पिछले कुछ सालों से कि जो कॉमन मिस्टेक है, क्यों ना क्लाइंट को पहले से ही बता दी जाए, तो क्लाइंट उसको उस पे ध्यान देके वो मिस्टेक होने से ही पहले से ही प्रिपेयर करके आया ताकि वो कॉमन सी मिस्टेक्स है जो वो नहीं हो, उससे बहुत सारा टाइम बच सकता है। क्योंकि इसमें तकलीफ ये होती है कि क्लाइंट कभी अपने वहाँ डेटा चेंज करता है तो एज एन ऑडिटर हमको नहीं पता चलता उसने क्या चेंज किया। तो बेटर है कि ऐसी मिस्टेक्स हो ही नहीं। और मिस्टेक्स भी कैसी है, ये छोटी छोटी चीज़ें जिसके ऊपर ध्यान रखना है और वो क्लाइंट को ही ध्यान रखना है। तो परफेक्ट। बेटर है कि वो जो हमने तैयारी की है उसके लिए हम उनको एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में दें और वो उसके सामने हर क्वेश्चन को वो अच्छे से रीड करके उसी हिसाब से तैयारी करके हमको डेटा अपडेट करके दे। परफेक्ट। सो फ्रेंड्स, अभी इसमें आप देखोगे कि हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए हैं और ऑडिट स्टार्ट करने से पहले हम चाहते हैं कि आप इन क्वेश्चन का आंसर आप दे दो और ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, यस और नो फॉर्मेट में है। अगर कहीं पे कुछ गलती है, अगर तो या वहां पे कहीं ये गलती है या कहीं पे उनको कुछ रिकंसाइल करके देना है, गलती नहीं है वो रिकंसाइल करके देना है तो एनेक्स्टर फिल करके दे सकते हैं। परफेक्ट। सो हम स्ट्रेट अवे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वो सारे क्वेश्चंस कवर करना चाहते हैं जो हर ऑडिट स्टार्ट करने से पहले हम चाहते हैं कि आप हमको उसका आंसर दें। राइट। राइट। और ये काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसके बारे में हमको नहीं पता होता है, आपको पता होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस में कुछ चेंजेस किया, कोई एड्रेस चेंज किया, कोई कमोडिटी कोई चेंज प्रोडक्ट की, चेंज किए, प्रोडक्ट चेंज की, तो ऐसे क्वेश्चंस भी रहेंगे जो हमको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में देना देना होता होता है। है। राइट। हम फिलहाल इसमें 25 क्वेश्चंस को हमको कवर करना है। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आपके साथ। आप जब आप टाइम दोगे तब हम उस टाइम के हिसाब से आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे। इनिशियली हम मेल भेज देंगे क्लाइंट को, हम आपको मेल भेज देंगे। आप एक बार रिव्यू कर लेना क्वेश्चंस क्या है ताकि आप भी तैयारी कर पाओ। राइट। सो ये रहेगा वन ऑन वन एक्सरसाइज, आपको इस पे और कुछ मेहनत नहीं करनी है। यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दीज क्वेश्चंस। आप इन सवालों के जवाब हमको 15 मिनट का सेशन हम रखेंगे, उन 15 मिनट में आप कंफर्टेबल हो उस तरह से हमको आप आंसर दोगे। राइट। देन कुछ मिसिंग चीजें हैं, आप कई बार ऐसा बोलोगे कि ओके फाइन, ये मेरे पास नहीं है, ये मैं अरेंज करता हूँ। सपोज फिक्स एज एडिशन किया या आपने रिकंसिलेशन नहीं बनाया, तो आप बोल सकते हो ओके फाइन, गिव मी 2 डेज, मैं 2 डेज में ये कर कंप्लीट दूंगा करके देता हूँ। सो स्ट्रेट अवे अशोक, हम जाते हैं क्वेश्चंस पे। 3CD और 3CB के जो क्वेश्चंस क्वेश्चंस हैं हैं जो हमको क्लाइंट से जनरली पूछने पूछने हैं। राइट। और मोस्टली हमने आंसर यस और यस नो और नॉट नॉट एप्लीकेबल एप्लीकेबल। के फॉर्मेट में हाँ, रखा राइट। हुआ है और कहीं कहीं पे जरूरत हो तो उनको अनेक्शस अनेक्स्टर फिल भरना करना है। है। राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पहला क्वेश्चन है, whether opening balance match with last year closing balance or not। अशोक, ब्रीफ दो इसके बारे में। ओपनिंग बैलेंसेस आपको जब भी आप टैली का डेटा भेजो या कोई भी फॉर्मेट में डेटा भेजो तो सबसे पहले आपको लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट के साथ जो लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग बैलेंसेस है उसको करंट ईयर के ओपनिंग बैलेंस के साथ मैच करना है। अगर मैच नहीं है और आप हमको डेटा भेज दे तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, फिर वापस करेक्शन करना आपको भी यहाँ आना पड़े। तो बेटर है कि आप वो करेक्शन करके वेरीफाई करके भेजो। इसके लिए हमने इस पे एक एनेक्स्चर 1 करके अटैच किया है जो समरी फॉर्म में है। आपको एक एक लेजर का बैलेंस नहीं डालना है। समरी जैसे फिक्स एसेट्स का टोटल है, कैपिटल का टोटल है, सन्डी डेटर्स का टोटल है, क्रेडिटर्स का टोटल है, आप टोटल डालो। टोटल के अंदर अगर मिस्टेक आती है तो इंडिविजुअली आपको एक एक लेजर वेरीफाई करके अपडेट करके भेजना है। सो फ्रेंड्स, मोटा मोटा ये होता है, आप कई बार एवरी ईयर नया बुक्स ऑफ अकाउंट स्टार्ट करते हो तो ऐसे हालात में मिस्टेक होने के चांसेस हैं। अगर आप उसी डेटा पे काम करते हो तो ये मिस्टेक होने के चांसेस चांसेस कम है। कम। पर कई बार ऐसा भी होता है अशोक के वो लेजर अकाउंट का नाम चेंज कर देते नाम हैं, चेंज, ग्रुपिंग चेंज ग्रुपिंग करते चेंज कर देते हैं। हैं। ऐसे हालात में हम आपको क्वेरी भेजते हैं, फिर वो आप ठीक करते हो।
तो मोटा मोटा इधर हमको आप आंसर यही देना है कि यस नो इसमें कोई चेंज है कि नहीं है। अगर आप बोलते हो कोई चेंज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर इसका आंसर यस आता है तो आपको जाना है अनेक्षर में, और अनेक्षर पे क्लिक करोगे तो आपको वो डिटेल मिलेगी कि कहाँ पे कौन किस जगह पे चेंज है। तो ये आपकी बेसिकली जो मिस्टेक्स है वो पकड़ने के लिए है कि आप मिस्टेक न करो। मिस्टेक होगी, क्वेरी करेंगे, फिर आप ठीक करने के लिए टाइम लगाओगे तो उसमें टाइम वेस्ट होता है और आपको डबल डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो ज्यादातर ये नो हो वो बेटर है। अगर नो के अलावा यस है तो प्लीज गो टू अनेक्षर 1 एंड गिव द डिटेल्स, राइट। आई होप यू आर क्लियर के पॉइंट नंबर 1 में आपको क्या देखना है कि ओपनिंग बैलेंस ठीक है कि नहीं है। तो इधर आप बोलोगे कि सब ठीक है तो आप बोल दो हाँ ठीक है, ओपनिंग बैलेंस मैच है। अगर मैच है तो आपको अनेक्षर में जाने की जरूरत नहीं है। अगर नो आ रहा है तो आपको अनेक्षर में जाके वो डिटेल देखनी है। और बेटर यही रहेगा अगर यस और नो हो एनेक्सर फिल भी करते तो भी उनको भी आइडिया कि कुछ ग्रुपिंग चेंज हुई है क्या। ऐसा भी होता है कभी क्लाइंट को पता नहीं हो कि ग्रुपिंग चेंज हो गया, अकाउंटेंट ने चेंज कर दिया। परफेक्ट। तो शीट फिल करने से उनको एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि ग्रुपिंग चेंज हुई है, और ग्रुपिंग चेंज करना अगर रीजनेबल है तो चेंज वाला रहेगा, अगर नहीं है कुछ गलती हुई तो उसको सुधार सकते हैं। परफेक्ट। सो रीजन वाला होना चाहिए कि ये रीजन की वजह से हमने इस अकाउंट को, इस अकाउंट नाम में मिस्टेक था या ग्रुपिंग में मिस्टेक था, राइट। तो ऐसी चीजें अगर है तो आप हमको बताओगे तो क्वेरी कम आएगी। नेक्स्ट है whether taxable turnover as per books of accounts match with GST return. If no, provide reconciliation as per attached sheet. So generally आपका जो टर्नओवर है बुक्स में जो दिखाया हुआ है वो जीएसटी में जो टर्नओवर रिटर्न्स में गया है वो दोनों मैच होने चाहिए, राइट। अगर तो मैच है तो अगर आप लिख दोगे कि मैच है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर अनेक्षर में जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये मैच नहीं है तो ये आपका फर्ज बनता है रिकंसाइल करके दो कि क्यों मैच नहीं है। क्योंकि ये इसलिए भी करो ताकि आपको लिटिगेशन हो तो उस लिटिगेशन की तैयारी भी आप पहले से ही रेडी रखो। और अभी तो टर्नओवर जो है वो एआईएस और 26 एएस में भी रिपोर्ट होता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता रहता है कि जो जीएसटी में टर्नओवर गया है वो कितना है, तो इससे लिटिगेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए पहले से प्रिपेयर करने के लिए जरूरी है कि रिकंसिलिएशन रेडी हो। परफेक्ट। सो फ्रेंड्स इधर आपको और कुछ मेहनत नहीं करनी, खाली जस्ट चेक कर लेना है कि मेरा टर्नओवर बुक्स के हिसाब से और जीएसटी रिटर्न के हिसाब से मैच है, ये टैक्सेबल टर्नओवर। फिर नेक्स्ट है वेदर आरसीएम लायबिलिटी, कई बार रिवर्स चार्ज में टैक्स भरना होता है। एग्जांपल जैसे फ्रेट पे है, एडवोकेट फीस है, ऐसे खर्चे होते हैं जिसमें रिवर्स चार्ज में भरना होता है। तो आपने कोई खर्चे अगर इनकम टैक्स में क्लेम कर रहे हो जिसके ऊपर आरसीएम लगता है, तो आपको पहले ये चेक करना है कि आपने वो जीएसटी में दिखाया है कि नहीं दिखाया है। इससे दो काम होंगे, अगर जीएसटी में दिखाया है और वो खर्चे जो जीएसटी में गए वो इनकम टैक्स से मैच हो रहे हैं कि नहीं, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। और ये फायदा होगा कि जब आप जीएसटी का एनुअल रिटर्न फाइल करते हो और जीएसटी का ऑडिट होता है तब भी आपको ये हेल्प करेगा, आपका नज़र में आएगा कि हाँ इसके ऊपर आरसीएम लायबिलिटी बनती थी पर नहीं किया, तो आप इनिशियली जल्दी से आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो। राइट। तो इधर भी अगर यस है तो अनेक्षर में जाने की जरूरत नहीं, ये खत्म हो गया इधर ही, राइट। ओके। फिर नेक्स्ट है वेदर आईटीसी एज पर बुक्स, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आपके बुक्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस पड़ा रहता है, आईटीसी हो सकता है या लायबिलिटी हो सकती है। आपकी जीएसटी की टैक्स लायबिलिटी है वो आपके बुक्स में लायबिलिटी की दिखेगी और जो रिटर्न्स होंगे उसमें भी दिखेगा कि इतना पे करना बाकी था। तो मार्च में बाकी था और उसका अप्रैल में पेमेंट हुआ तो मतलब मार्च में तो बाकी था, तो ये दोनों मैच होना चाहिए। तो इनकम टैक्स सॉरी जीएसटी क्रेडिट या जीएसटी लायबिलिटी आपके बुक्स में जो दिखी हुई है वही इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और लायबिलिटी लेजर में होना चाहिए, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मैच होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है अशोक 26 एएस। हाँ 26 एएस और एआईएस में जितनी भी इनकम रिपोर्ट हुई है क्या वो सारी इनकम आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड की है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट आता है, वो इंटरेस्ट जो है आपको मिला नहीं इसलिए आपको पता नहीं है कि हमारा इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, पर 26 एएस और एआईएस में वो रिपोर्ट होता है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो भी रिकॉर्ड कर दें, नहीं तो उसमें भी फिर लिटिगेशन के भी इशू आएंगे, ऑडिटर क्वेरी रेज करेगा, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ है तो 26 एएस और एआईएस को पूरा अच्छे से चेक करें और सारी इनकम बुक्स में रिकॉर्ड हुई है कि नहीं तो एक बार वेरीफाई कर लें।
तो आपको सिंपल काम करना है, 26 एएस उठाना है, एआईस उठाना है, 1 to 1 आइटम आपको मैच करनी है। वो सारी इनकम जो 26 एएस में दिखाई गई है वो आपके बुक्स में है कि नहीं है। तो अगर आपका है पूरा ये कंप्लीट है तो कोई मेहनत नहीं करनी है। पर अगर कंप्लीट नहीं है, आपका 26 एएस के हिसाब से इनकम आपकी नहीं हुई है, तो ऐसे हालात में आपको अनेक्षर बनाना है। ये अनेक्षर बेसिकली बताता है रिकनसाइल कि रीजंस ऑफ डिफरेंस, कि क्यों डिफरेंस है, राइट। तो ऐसा कुछ अगर जायज वजह है जिस वजह से वो डिफरेंस है, राइट। ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल किसी ने आपका टीडीएस काट दिया था पेमेंट बेसिस पे, पेमेंट बेसिस पे, नहीं हुआ, फाइनल नहीं हुआ बिल। ये तो पॉसिबल है रीजंस, पर आपको वो रिकनसाइल करना है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले नोटिस भेज देंगे आपको कि भैया आपने 26 एएस के हिसाब से टीडीएस क्लेम कर लिया पर इनकम नहीं दिखाई, राइट। तो आपको टीडीएस क्लेम तो करना है, पर फिर भी रिकनसाइल आपका नहीं है तो आपको नोटिस आने के चांसेस हैं। तो पहले से ही अगर ये तैयारी हो तो बेटर रहेगा। वेदर बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट मैच विथ, सो सिंपल है। आपको जो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो बैंक का बैलेंस है वो मैच होने चाहिए। नहीं है तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ, कौन से आइटम्स है जो क्लियर नहीं होती है मार्च में, उसका आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के आप अपने रिकॉर्ड्स में रखो और हमको भी प्रोवाइड कीजिए। राइट। तो अगर ये ठीक है तो यस करना है, कोई और मेहनत करनी नहीं है। सिमिलरली लोन अकाउंट बैलेंसेस, जैसे बैंक अकाउंट है वैसे लोन अकाउंट बैलेंसेस भी मैच होने चाहिए। तो ये लोन वाला आपको इस तरह से करना है, अगर ये मैच हो रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, राइट। फिर नेक्स्ट है, हमने कहाँ तक किया, लोन तक किया था ना, ओके। ओके, नाउ 8 नंबर पॉइंट, इज देयर एनी कैपिटल इंट्रोडक्शन इन द बिजनेस बाय पार्टनर और प्रोप्राइटर। कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है फर्म के अंदर, पर्सनली पार्टनर लेके आया या प्रोप्राइटर कोई कैपिटल लेके आया, तो ज़रूरी है आप हमको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। इसका रीज़न ये है कि एज एन ऑडिटर हमको ये पता होना चाहिए कि वो इनकम तो नहीं है जिसके ऊपर टैक्स पे करना बाकी है। तो ज़रूरी है कि आप कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो तो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप वेल इन एडवांस हमको प्रोवाइड करो। तो कई बार जनरली ऐसा होता है कि सेविंग अकाउंट से कुछ इंट्रोड्यूस करता है, अकाउंट से इंट्रोड्यूस करता है, कोई एलआईसी का रिफंड आता है वो सेविंग में पड़ा रहता है, फिर वो बिजनेस में लेके आते हैं। कोई पर्सनल लोन पहले लेते हैं पर्सनल पर्पस के लिए, फिर उसको बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी आप नई कैपिटल इंट्रोड्यूस करो तो उसके पीछे सोर्स क्या है, कहीं वो सोर्स इनकम का तो नहीं है, ये ऑडिटर का देखना फर्ज है। तो ऑडिटर आपसे जो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसके बारे में क्वेश्चन कर सकता है। एनेक्सर में एक एग्जांपल भी दिया है, एनेक्सर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या एक एग्जांपल है। जस्ट ओके, सो कौन सा है, 5 नंबर इधर ना। जैसे एलआईसी मनी बैग है, मनी बैग का पैसा आया और वो डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में डाल दिया उन्होंने, अब पता नहीं है कहाँ से पैसा आया, उन्होंने नरेशन नहीं डाला। तो बेटर है वेल इन एडवांस आप पेमेंट एडवाइस दो, एलआईसी में से जो पेमेंट एडवाइस आया तो हम वेरीफाई कर सके कि इसके ऊपर टैक्सेबिलिटी क्या बनती है। परफेक्ट। सो जो भी आपके कैपिटल इंट्रोड्यूस हो उसका आप सोर्स, उसका एविडेंस आप प्रोवाइड करें, राइट। यस है तो ये, नो है तो ठीक है, पर अगर इंट्रोड्यूस किया है तो आपको देना है। तो कहीं कहीं पे यस पे आपको अनेक्षर में जाना है, कहीं कहीं पे नो पे जाना है, राइट। सो आप बेसिकली इसको समझ के कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड ऑल इनडायरेक्ट टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे जीएसटी है, एक्साइज है, प्रोफेशनल टैक्स है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर रिपोर्टिंग की एक रिक्वायरमेंट है जो ऑडिटर को देना होता है। तो आप वेल इन एडवांस हमको जहाँ जहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन किए हुए सारे आप हमको बताएं। तो आपके जो भी रजिस्ट्रेशन है उसका खाली एविडेंस देना है कि ये एविडेंस है, और एनेक्सर का फॉर्मेट में डाला हुआ है, सामने आप नंबर लिख सकते हैं। परफेक्ट। फिर विच टैक्स रिजिम डू यू ऑप्ट फॉर, ओल्ड और न्यू, क्योंकि ये भी एक ऑडिट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि रिटर्न जनरली बाद में फाइल होता है पर ऑडिट रिपोर्ट पहले फाइल होती है। तो एज एन ऑडिटर हमको बताना पड़ता है कि एसएससी जो है वो ओल्ड रिजिम में जाना चाहता है कि न्यू रिजिम में। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपका हम ऑडिट करते हैं पर टैक्स रिटर्न हम फाइल नहीं करते, वो कोई और कंसल्टेंट करता है। तो ऐसे केस में ज़रूरी है कि आप हमको बताएं कि आप कौन सी स्कीम में, ऐसा हो अगर हम ओल्ड स्कीम में
जैसे ओल्ड स्कीम सेलेक्ट करते हैं ऑडिट रिपोर्ट में, तो कंपलसरी फिर उनको ओल्ड स्कीम में जाना पड़े। हो सकता है उनके टैक्स कंसल्टेंट जब टैक्स कंप्यूट करते हैं तो उसमें न्यू स्कीम बेनिफिशियल है, तो ये एक इश्यू हो सकता है। तो बेटर है कि आप पहले से ही एक टेंटेटिव कंप्यूटेशन, ड्राफ्ट कंप्यूटेशन बना के हमको बताएं कि आप किस कौन सी स्कीम में जाना चाहते हैं। परफेक्ट। सो पर ये जनरली मेरे हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि कंक्लूजन ऑफ ऑडिट के बाद वो उनको पता चले। हो सकता है। तो अगर कंक्लूजन ऑफ ऑडिट हो जाता है और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं, हाँ तो हम हमको जब बताया था एसएससी ने हाँ बताया था कि मैं न्यू में जाऊंगा, हाँ, पर उसके जो कंसल्टेंट है वो वो उसको सजेस्ट करते हैं ओल्ड में ओल्ड जाना। में। सो इट इज बेटर कि आप इस बार आपको ऑडिट के पहले पहले हाँ आप अगर बता देंगे कि हमारे कंसल्टेंट से बात हो गई है और उन्होंने बोला है कि ओल्ड रिजिम में जाना है, जाना है। तो हम इधर ओल्ड रिजिम में लिख देंगे। इसलिए ये एक्सरसाइज थोड़ी आपकी मेहनत वाली रहेगी। और अगर आपके 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 बेनिफिट कंसल्टेंट के लिए, आपके बेनिफिट के लिए आपका टैक्स बचेगा उसमें। और अगर आपके कंसल्टेंट अलग अलग कंसल्टेंट अलग है और ऑडिटर अलग है। अलग है, अगर हम ही है आपके ऑडिटर और हम ही टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो ये हम टेक केयर कर लेंगे। राइट। नेक्स्ट है whether there is any change in constitution of business। चेंज इन पार्टनर हो, चेंज इन प्रोपाइटर हो, मेंबर्स में चेंज हो, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट की एक रिक्वायरमेंट है। जब जब चेंज होता है तो हमको वो चेंज बताना पड़ता है विथ रेशियोज। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ हो तो भी पार्टनर सेम है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो सब रिपोर्ट करना रहता है। तो राइट। उसके लिए आपको हमको पार्टनरशिप डीड देनी पड़े और एक डिटेल हमको बताना पड़े वेल इन एडवांस। सो कुछ भी अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, पार्टनर्स चेंज हुआ, कोई कोई पार्टनर्स चेंज रिटायर हुआ, हुआ, दूसरा कोई एडमिट हुआ। राइट, तो वो सारी चीजें आप हमको बताओगे। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है whether there is any change नेचर ऑफ इन द बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस। सो कई बार ऐसा होता है आपकी कमोडिटीज चेंज होती है, आप रिटेल में से होलसेल में आप भी रिटेल गए, में होलसेल में गए या दोनों। होलसेल में से रिटेल में गए या एजेंसी चालू कर दिया। सो कई बार हम ड्यूरिंग द ईयर कई बार बिजनेस मॉडल चेंज करते हैं। अब ये ऑडिटर को पता नहीं, ये आपको पता है कब आपने क्या किया था। ऐसे हालात में ये जरूरी है कि आप उसके बारे में सीए को अवेयर करें। ओके। सो नेक्स्ट है हम्म बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने जो मेंटेन की हो, आप हमको लिस्ट प्रोवाइड करें। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ कहाँ पे आप मेंटेन करते हो? कभी ऐसा होता है कि आपके अलग अलग ब्रांच है, तो ब्रांच से अलग से बिलिंग होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट ब्रांच के अलग से मेंटेन होते हैं, हेड ऑफिस के अलग से मेंटेन होते हैं। और ये ऑडिट रिपोर्ट की एक रिक्वायरमेंट है कि आपने बुक्स कौन से कहाँ कहाँ पे कौन से बुक्स मेंटेन किए, आप हमको इन्फॉर्मेशन वेल इन एडवांस दो। तो हमने इधर आप देखो हर क्लॉज लिखा हुआ है कि कहाँ पे ये हम आपसे मांग रहे हैं, तो हम ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं, कहीं पे उसकी रिक्वायरमेंट है हाँ और उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो ऐसे हालात में हम आपसे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो बुक से नहीं मिलेगी, ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपसे आप पूछ आपसे के। ही बता दें। हाँ। तो कहीं कहाँ कहाँ पे आप बुक्स रखते हो भाई, ओके ये बुक्स हम ब्रांच पे रखते हैं, ये हेड ऑफिस में रखते हैं, बिलिंग ये यहाँ से होता है, ये इन्फॉर्मेशन हमको पूरी मेंटेन करनी होती है। ओके। हैव यू सोल्ड एनी इमूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द ईयर। ईयर? अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ये सेल की है तो आप उसका इन्फॉर्मेशन हमको दें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका बिजनेस का बैलेंस शीट बनाया हुआ है पर जो प्रॉपर्टी है वो पर्सनल प्रॉपर्टी है, कॉमर्शियल भी हो सकती है पर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई हुई नहीं है, तो हमको पता नहीं चलेगा। क्योंकि एक रिक्वायरमेंट होती है, एक लॉस की एक रिक्वायरमेंट है जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर सेल की है तो उसकी इन्फॉर्मेशन अलग से हमको देनी रहती है। हो सकता है वो बुक्स में नहीं हो और हमको नहीं पता चले, तो इससे आपको लिटिगेशन भी आ सकता है। तो बेटर है कि आप हमको एडवांस में बता दें, एक एनेक्सर हम आपको देंगे जिसमें आप फिल करके दे सकते हो। ओके। नेक्स्ट है whether there is any एनी addition एडिशन और डिलीशन। deletion in fixed asset, if yes provide supporting invoices agreement। so इधर depreciation, डेप्रिसिएशन के बेसिकली depreciation की कैलकुलेशन करनी होती है और depreciation की कैलकुलेशन के लिए और फिक्स एसेट को वेरीफाई वेरीफाई करने के लिए करने के लिए हमको एविडेंस चाहिए कि आपने अगर कोई एसेट परचेज की है तो उसका इनवॉइस लाओ, उसका डिलीवरी का डिटेल लाओ कि एक्चुअली वो पुट टू यूज है कि नहीं है। तो एग्रीमेंट, अगर सेकंड हैंड है, प्री ओन्ड है आइटम, तो उसमें एग्रीमेंट चाहिए, बिल होगा नहीं तो एग्रीमेंट चाहिए। तो आपने पुरानी कार खरीदी हो या पुरानी मशीनरी खरीदी हो, हाँ तो ऐसे हालात में आपका एग्रीमेंट होगा,
वो एग्रीमेंट हमको चाहिएगा आपकी फिक्स एसेट में जो इंट्रीज है और डेप्रिसिएशन के क्लेम को जस्टिफाई जस्टिफाई करने करने के के लिए। लिए। राइट, नेक्स्ट अशोक। अगर आपको पीएफ और ईएसआई एप्लीकेबल है तो आप हमको पीएफ और ईएसआई के रिटर्न्स दें। बेटर है रिटर्न्स के साथ आप हमको एनेक्सर बना के दें। एनेक्सर बना के देने से आपको भी पता चलेगा कि आपने कौन सा पीएफ और ईएसआई लेट किया है जिसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप हमको दे देंगे तो शायद आपके नोटिस पे भी नहीं आएगा। बेटर है आप हमको एक एक्सेल शीट जो हमने एनेक्सर अटैच किया है वो फिल करके दें। सो इस फ्रेंड्स इसमें ऐसा है कि अगर आप पीएफ और ईएसआई का जो पैसा काटते हो एम्प्लॉय में से अगर वो नहीं भरते हो तो वो या आपको लेट बढ़ते हो, लेट भरते लेट हो बने पे भी डिडक्शन नहीं मिलता, डिडक्शन नहीं मिलेगा और आपकी इनकम में ऐड हो ऐड हो जाएगा। जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप टाइम से ये करें। अगर कुछ वेरिएशन है, राइट, आप हमको डेट वाइज, क्योंकि ये शायद वेरिएशन है या नहीं हमको रिपोर्ट करना ही है। हमको रिपोर्ट करना है। तो इसमें वेरिएशन हो या ना हो तो हमको रिपोर्ट करना है। तो अगर आपको पीएफ ईएसआई एप्लीकेबल है तो ही ये शीट फिल करनी है, तो बाकी इसकी जरूरत नहीं है। इस ये एनेक्सर आपको कंपलसरी भरना है अगर आपका पीएफ ईएसआई है तो। नेक्स्ट, अगर आप अपने किसी रिलेटिव को पेमेंट करते हो, जैसे कि सैलरी देते हो या रेंट देते हो, या एक सिस्टर, दो सिस्टर कंसर्न है, एक दूसरे के साथ डील करती है, सेल परचेज होता है, तो ये भी एक ऑडिट रिपोर्ट की एक रिक्वायरमेंट है। तो आप हमको बुक्स ऑफ अकाउंट से ये नहीं पता चलेगा कि आपने जिसको पेमेंट किया उसका आपके साथ क्या रिलेशन है, तो वो आपको ही बताना है। इसलिए आपको ये क्लॉज देख के उसके सामने जो एक शीट है आपको फिल करके देनी है, जिसमें आपको टाइप ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट और आपने जिसको पेमेंट किया है उसके साथ आपका रिलेशन क्या है। सो फ्रेंड्स, अगर आप रिलेटिव्स को अपनी शॉप पे या अपने बिजनेस में डाल रहे हो, उसको पेमेंट कर रहे हो, तो ऑडिटर का फर्ज बनता है ये रिपोर्ट करना। और ये आप दिख रहे हो क्लॉज लिखा हुआ है, इस क्लॉज के अंदर हमको रिपोर्ट करना होता है। और ये रिपोर्ट हम तभी कर सकें जब इंफॉर्मेशन, कई बार क्या होता है ये विजिबल नहीं होता लेजर अकाउंट से फॉर एग्जांपल आपने सैलरी दिया पर आपने वो सैलरी पेमेंट सभी इंप्लॉय का सैलरी अकाउंट करके बनाया हुआ है, उसमें आप डाल रहे हो, तो इट विल नॉट बी ट्रेसेबल। इवन आपने रिलेटिव को सरनेम से भी पता चलता है कि आपने रिलेटिव को किया, हमको रिलेशन नहीं पता, एक स्पेसिफाइड रिलेशन है जिसको ही रिपोर्ट करना है, सब रिलेशन रिपोर्ट नहीं करने हैं। तो आप हमको रिलेशन बताएंगे तो ही पता चलेगा। राइट, तो हम क्लाइंट को पहले से रिलेशन की लिस्ट भेज देंगे कि हाँ। ये जनरली रिलेशंस होते हैं जो हमको रिपोर्ट करने रहते हैं। राइट, ओके। सो नेक्स्ट है, प्लीज प्रोवाइड इनकम टैक्स रिटर्न विद नहीं, डिटेल ये बाकी कंप्यूटेशन। रहेगा। ओके, ये सॉरी, हाँ। लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर विच डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली ऑन पेमेंट बेसिस। ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जिसमें डिडक्शन तभी मिलता है जब एक्चुअली पेमेंट किया हो। यहाँ पे एक्चुअल ड्यूटी ऑडिटर की है आइडेंटिफाई करना कि कौन से खर्चे पे है, पर यहाँ पे एक जो नया प्रोविजन आया एमएसएमई को पेमेंट करने का, एमएसएमई को पेमेंट एक पीरियड के अंदर करते हैं तो ही डिडक्शन मिलता है। तो एमएसएमई में रजिस्टर है कि नहीं है इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन देनी है। तो इधर मेरे हिसाब से हमको अनेक्शर अलग अलग देना पड़ेगा, एमएसएमई को है पेमेंट और इसके अंदर अलग। एनेक्सर में हमने डाला ही है, नीचे ये है एमएसएमई की लिस्ट डाली है, कौन से एमएसएमई है। अगर रजिस्टर नहीं है तो सर्टिफिकेट जो लेना है, ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है कि सामने वाला जो हमको इनको सर्टिफिकेट ऑडिटर क्लाइंट को देगा कि हम एमएसएमई में रजिस्टर नहीं है, और क्लाइंट ये हमको देगा। परफेक्ट। सो फ्रेंड्स, इसमें पूरा हमने दिया हुआ ही है। आप इधर ऊपर देखेंगे तो गवर्नमेंट के जो ड्यूटीज रहती ड्यूटीज होती है। है या आपका पीएफ से रिलेटेड भी है और आपका वेरा वेरा है, हाँ, राइट, जो वो तो चलो हम देख लेंगे, टेक केयर कर लेंगे कि कौन सा एक्सपेंस टाइम पे हुआ नहीं हुआ, हम डिटेल मांगेंगे। मेन इसमें इश्यू रहेगा पेमेंट टू एमएसएमई। ये तो हमको एविडेंस से पता चल ही जाएगा। एविडेंस आप से जो पता चलेगा, हाँ। वाउचर फाइल देते हो तो हम इधर से देख ही सकते हैं कि कब हाँ, आपने किया है। किया है, कई बार आपने क्या जेवी दिया होता है, सामने पेमेंट नहीं किया होता, वहां से हमको पता पता चल जाएगा। चल जाता है। और ये जो चीज है कि आपने जो एमएसएमई को पेमेंट आप कर रहे हो, अब इधर थोड़ा एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा क्योंकि कब आपका बिल है और और कितने पेमेंट दिन कब के अंदर किया है। पेमेंट किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। राइट, ओके। नेक्स्ट है, हाँ, ये डिटेल्स ऑफ, ओके। प्रीवियस ईयर का जो इनकम टैक्स रिटर्न और कॉम्पुटेशन है वो आप हमको प्रोवाइड करें, क्योंकि इनकम टैक्स में ऑडिटर को रिपोर्ट करना रहता है कि कोई पुराने साल का कोई लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड है, कैरी फॉरवर्ड है,
तो रिपोर्ट करने के लिए वो पता चलता है पिछले साल के इनकम टैक्स रिटर्न और इंटीमेशन से। कई बार ऐसा होता है कि हमने ऑडिट किया पर टैक्स रिटर्न जो है हम नहीं फाइल करते, टैक्स रिटर्न कोई और कंसल्टेंट करता है, तो हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो आपको ये देना पड़ेगा। राइट। अगर हम ही आपका फाइल करते हैं तो ये आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, ये हम देख अच्छा, लेंगे। इसमें और एक चीज़ है, हाँ। इंटीमेशन के अलावा आपका इनकम टैक्स में असेसमेंट हुआ है तो असेसमेंट ऑर्डर भी ज़रूरी है। क्यों? सब मान लीजिए कि कोई पुराने साल का किसी भी साल का कोई असेसमेंट हुआ, उस असेसमेंट में कोई डेप्रिसिएशन डिसअलाउ हुआ, कुछ एडिशन डेप्रिसिएशन में किया था इसमें फिक्स एसेट में, वो अलाउ नहीं हुआ, तो उसका इफेक्ट जैसे फिक्स एसेट से वो कैरी फॉरवर्ड बेसिस पे आगे चलते हैं, तो उसका इफेक्ट करंट ईयर में भी आएगा, अकाउंट्स में वो इफेक्ट देना पड़ेगा, टैक्स कॉम्पिटिशन में इफेक्ट देना पड़ेगा। तो उसके लिए कोई इनकम टैक्स में असेसमेंट हुआ हो तो ज़रूरी है कि आप हमको प्रोवाइड करें। नेक्स्ट है, have you made investment for deduction available such as LIC, mediclaim, राइट? तो बेसिकली रिबेट्स के रिलेटेड है, आपको जो टैक्स में रिबेट आपको चाहिए चाहिए। उसके रिलेटेड हमको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, राइट? पर आई थिंक जब ये न्यू रिजिम में हो तो भी खैर ऑडिटर की तो जिम्मेदारी इधर डाली दी है डाली कि हुई है। हमको क्लॉज के अंदर हाँ, देना है। क्लॉज के अंदर देना है, पर अगर हम न्यू रिजीम सेलेक्ट करते हैं तो वो अपने आप डिडक्शन हट जाता है, रिपोर्ट में आता ही नहीं है, उसको अलाउ नहीं करते। पर अगर ओल्ड स्कीम में है तो वो देना पड़ेगा। राइट। नेक्स्ट है, have you deducted TDS on any expense? So ये TDS के प्रोविजंस हैं, TDS कि के provision TDS आपने काटा है, भरा है। एज एन ऑडिटर हम आपको एडवाइस करेंगे कि इसके ऊपर टीडीएस लगता है पर आपने नहीं किया, वो अलग चीज है, पर आपने एक्चुअली टीडीएस किया है कि नहीं किया है, हाँ। कितना किया है। टीडीएस रिटर्न सपोज करो आप किसी और कंसल्टेंट से फाइल करवा तो हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो आपको वो टीडीएस की इन्फॉर्मेशन पे आपने कहाँ कहाँ पे टीडीएस काटा है, उसके जो रिटर्न्स फाइल किए, फॉर्म 26 क्यू है, 24 क्यू है, 27 ई क्यू है, और उसके चलन है, रिटर्न कौन सी डेट पे फाइल किया, तो आपको उनको इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये टीडीएस ऐसा है कि हर एक्सपेंस पे लगभग टीडीएस अभी लगता ही है, तो टीडीएस का तो होगा ही, तो उनको देना पड़ेगा। तो TDS की पूरी फाइल ही आपको दे देनी है। एनेक्सर में डिटेल डाली है कि क्या क्या डिटेल देनी है, किस तरह से देनी है। परफेक्ट, परफेक्ट, राइट। सो नेक्स्ट है, सेम ही टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल जहाँ होंगे, आपने टीडीएस फाइल किया होगा, पर एक और चीज़ है जो परचेस के ऊपर टीडीएस लगता है। आपने गुड्स परचेज किए मोर देन 50 लैक्स, जो एज एन ऑडिटर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू आइडेंटिफाई। हाँ। तो ये एक्सरसाइज तो आपको करके देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ये नहीं करके दोगे और हम अगर आपका कोई एक्सपेंस डिसअलाउ करेंगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये सेम ही है, टीडीएस ही है, पर इसका रिपोर्टिंग थोड़ा अलग है। 50 लाख के ऊपर है तो आपको वो आइडेंटिफाई करके देने हैं किस किस पार्टी से आपने 50 लाख के ऊपर का ट्रांजेक्शन किया है। राइट। सो बेसिकली जिससे भी आपने 50 लाख के ऊपर परचेज की है, राइट, उस पे आपको TDS काटना है। और नहीं भी काटा तो हमको बताओ कि 50 लाख के ऊपर कौन सी पार्टी है। राइट। तो जिससे भी आपने 50 लाख के ऊपर परचेज की हुई है, हम तो टैली में देखेंगे कि डेटाबेस डिफिकल्ट, हाँ, टू डिफिकल्ट। राइट। नेक्स्ट है, हैव यू फाइल्ड TDS रिटर्न? हाँ, अगर टीडीएस काटा है तो ऑब्वियस बात है टीडीएस रिटर्न फाइल किए होंगे, तो टीडीएस जो रिटर्न फाइल किए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी अलग से डालनी पड़ती है, तो आपको टीडीएस के रिटर्न आपके कंसल्टेंट से हमको लेके देने पड़ेंगे, और कौन सा रिटर्न कौन सी डेट पे फाइल हुआ वो एक एनेक्सर फिल करके देंगे। तो ये फाइल्स आपको अलग से देनी है। ओके। कोई असेसमेंट अगर आपका पास्ट की कोई ईयर का असेसमेंट आपका करंट ईयर में फिनिश हुआ है और ऑर्डर पास हुआ है, अदर देन इनकम टैक्स, जैसे जीएसटी में हो, वैट में हो, सर्विस टैक्स में हो, जो भी आपका ऑर्डर पास हुआ है वो ऑर्डर की कॉपी हमको देंगे, और कितना टैक्स डिमांड निकला था, सामने आपने कितना पे किया, उसकी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये डिसाइड करना पड़ता है इसमें कि जो टैक्स पे किया, पेनल्टी पे किया, इंटरेस्ट पे किया, वो डिडक्टेबल है कि नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो डिडक्टेबल है कि नहीं वो देखना होता है, दूसरा इसके अलावा इन्फॉर्मेशन भी ऑडिट रिपोर्ट में क्लॉज 41 में देनी पड़ती है। सो मोटा मोटा हमने अभी जो भी कवर किया 25 क्वेश्चन है जिसमें आपको यस नो आंसर देना है, और कहीं कहीं पे हमने आपको ये भी बता दिया कि कौन सी फाइल्स आपको मेंटेन करनी तो है। अशोक मैं सजेस्ट करूंगा कि क्लाइंट को जब ये वीडियो हम ईमेल के थ्रू भेज रहे हैं उसके साथ हम उनको ये भी भेज दें कि ये चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो एक चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वो भी हम ईमेल में भेज दें। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये जो 25 क्वेश्चन की एक्सरसाइज है, आपको अकेले नहीं करनी, आपको कॉल करना है,
कॉल करने के बाद हम ये वन ऑन वन देखेंगे, आपसे पूछेंगे, और पूछने के बाद हमको पता चलेगा कि व्हाट इज मिसिंग, आपने क्या क्या सबमिट किया है। एप्लीकेबल है, क्या नहीं है, और एप्लीकेबल है तो उसमें क्या मिसिंग है, जो आपको डेटा आपको प्रोवाइड करना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं, वो आपको अलग से देने पड़ेंगे। बाकी जो है वो कंफर्मेशन यस तो के थ्रू होगा। तो हम जो भी आप आंसर दोगे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, और वो रिकॉर्ड के साथ हम शेयर भी करेंगे कि हमने आपसे ये सवाल पूछे थे, आपने उसका ये जवाब दिया, और मिसिंग चीजें ये थी जो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करें। तो फ्रेंड्स, ये जरूरी समझना इसलिए है क्योंकि ऑडिट के दौरान ऑडिट से पहले हम ये चाहते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास हो। तो ये क्वेश्चनर जब भी आप ऑडिट के लिए डेटा दें, you have to make sure that you give us time, और उस टाइम पे हम इन एक क्वेश्चन को शेड्यूल वन टाइम ऑन एक वन, फिक्स कर दें। एक राइट। शेड्यूल टाइम फिक्स करके पहले हम ये क्वेश्चंस को वन ऑन वन सॉल्व करें, उसके बाद आप ऑडिट का डेटा और सारी डिटेल्स भेजें सो तो बेटर पर्पस रहेगा। हमारा यही है कि ऑडिट स्मूथ होना चाहिए, चाहिए। राइट। एंड ऑडिट में आपको स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, आपके जो अकाउंटेंट्स हैं उनको भी पता होना चाहिए कि सीए हमसे कौन सी क्वेरी पूछ सकते हैं। और ये वन टाइम एक्सरसाइज हो जाएगी तो नेक्स्ट ईयर शायद आपको ये रेफर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद रह जाएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर करोगे। राइट। सो happy tax season, and please prepare yourself for tax audit। और ये टैक्स ऑडिट के प्रिपेयर करने का मकसद ये भी है कि आप लिटिगेशन में कम से कम बचो। हम चाहते हैं अच्छे से सर्व करना, और हमने समझा कि हमारा फर्ज है आपको पहले से ही बता दें कि हम आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक तरह से ये पेपर लीक कर दिया हमने, पहले से ही बता दिया कि हम आपसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं। और इस बार आप कैलेंडर में डाल दो कि आपकी ऑडिट कब खत्म होगी। होप कि 30 सितंबर से पहले बहुत जल्दी खत्म हो। राइट। ओके, थैंक यू।